हेलो साथियों, वेलकम टू द एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार जरूर बताएंगे। तो कैसे हैं आप सभी लोग, जरूर बताएंगे। हाँ जी, तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो चैप्टर है हाँ, प्रसिद्ध व्यक्तित्व प्रदेश के, उस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और आज भी हमारे पास कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश से बहुत सारे प्रसिद्ध रहे हैं, जिनसे सवाल पूछे जाते हैं, जिनके बारे में एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो हम उन क्वेश्चंस तो नहीं, हम उन लोगों के बारे में जानकारी करेंगे। ठीक है, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट हो सकता है वो सारी चीज़ें हम लोग उनके जीवन से संबंधित और इतिहास से संबंधित और एग्जाम में जो पूछा जाता है वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दो क्लास को, ताकि सभी लोग आ जाएं और जुड़ जाएं इस क्लास में। सभी लोग आ जाएं और जुड़ जाएं मेरे साथ। ठीक है, हाँ, सभी लोग आ जाएं और जुड़ जाएं इस क्लास में। तो हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले आता है अब रानी लक्ष्मीबाई। क्या आता है? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन इनसे सवाल बार बार पूछा जाता है। बार बार इनसे रिलेटेड कोई ना कोई सवाल आता ही है एग्जाम में। तो जितना इम्पोर्टेंट है हम सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। कोई जीवनी यहाँ पे हम नहीं पढ़ रहे। जीवनी पढ़ने के लिए आपके पास मोबाइल है, किताब खरीद लो रानी लक्ष्मीबाई से रिलेटेड। अगर इतिहास इनके बारे में पढ़ना है तो मोबाइल है, फ़ोन है, उसमें नेट भी होगा, तो आप उनकी डाउनलोड कर लो कहीं ना कहीं से। तो बहुत सारे सोर्स हैं आपके पास जो पढ़ सकते हैं। मेरा उद्देश्य है, मेरा मानना है कि हम लोग वही चीज़ें यहाँ पे करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं वही सारी चीज़ें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। रानी लक्ष्मीबाई की अगर हम लोग बात करें तो इनका जन्म होता है वाराणसी में। कहाँ पर होता है? वाराणसी में इनका जन्म होता है। इस बात को विशेष रूप से आप याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक दो बार पूछा गया है। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन का जवाब गलत देते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई की अगर हम लोग बात करें तो वाराणसी में इनका जन्म होता है। और बचपन का जो नाम इनका होता है मनु होता है। क्या? बचपन का जो इनका नाम होता है, अब नाम जानना भी तो जरूरी है। बचपन का नाम मनु था। बचपन का नाम इनका क्या था? मनु था। ठीक है, मनु अर्थात मन कर्णिका, मणि कर्णिका इनका पूरा नाम था बचपन का। ठीक है, मणि कर्णिका इनके बचपन का पूरा नाम था। पेशवा बाजीराव द्वितीय इनको प्यार से छबीली कहते थे। तो इनके कई सारे नाम थे। इनको छबीली कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता था? छबीली कहा जाता था। पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे आपके, जो ब्रिटिश सरकार के पेंशनर थे। ब्रिटिश सरकार जिनको पेंशन दिया करती थी, उनके राज्य के बदले उनको पेंशन दिया करती थी, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। रानी लक्ष्मीबाई का पालन पोषण किया। अगर पिता की बात करें कि इनके पिता कौन थे, तो इनके पिता का नाम था नाना साहब मोरोपंत। कौन थे? बाजीराव द्वितीय के, पेशवा बाजीराव द्वितीय के एक दत्तक पुत्र थे। बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहब मोरोपंत। कौन थे? नाना साहब मोरोपंत। ठीक है, ये दत्तक पुत्र थे, गोद लिए हुए पुत्र थे, नाना साहब मोरोपंत। और इन्हीं नाना साहब मोरोपंत के पुत्री थी कौन आपकी? हाँ, इन्हीं नाना साहब मोरोपंत की पुत्री थी आपकी रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई इन्हीं की पुत्री थी। हालांकि पालन पोषण की अगर हम लोग बात करें कि इनका पालन पोषण किसने किया और कहाँ पर किया, तो जन्म जरूर इनका हुआ था वाराणसी में, लेकिन इनका पालन पोषण पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया। किसने किया? पेशवा इनका पालन पोषण जो किया वो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने बिठूर में किया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने बिठूर में इनका पालन पोषण किया। कहाँ पर किया भाई? ये सवाल भी पूछा जाता है। जन्म हुआ इनका कहाँ पे? वाराणसी में, लेकिन पालन पोषण कहाँ पे हुआ इनका? बिठूर में, अर्थात कानपुर के पास। बिठूर में इनका पेशवा बाजीराव द्वितीय के द्वारा पालन पोषण किया गया। और इन्हीं पेशवा बाजीराव ने इनको युद्ध की कला सिखाई, घुड़सवारी सिखाई, तीरंदाजी सिखाई। किसने सिखाई? सब घुड़सवारी करना, तीरंदाजी करना। क्या करना? तीरंदाजी करना,
तीरंदाजी करना, और साथ के साथ घुड़सवारी, तीरंदाजी, और साथ के साथ क्या करना, घुड़सवारी, तीरंदाजी और युद्ध कौशल सिखाया। अब सवाल इनमें से ढेर सारे सवाल बन गए, सारे सवालों पे अटैक किया है मैंने। इनमें से सवाल मैं आपको खुद दिखाऊंगा कि कौन कौन से एग्जाम में सवाल यहाँ से बनते हैं, कौन कौन से। मैं आपको इस चैप्टर के बाद जब टेस्ट लूंगा ना, तो ये सारे सवाल आपको दिखाऊंगा कि कौन सा सवाल सीधे सीधे पूछा गया था और मैंने आपको कराया, मैंने आपको कराया। आज कहाँ चले गए आप लोग? आज सभी लोग कहाँ चले गए भाई? कहाँ बिजी हैं आप लोग? क्लास तो कब की शुरू हो गई, बट मुझे तो नहीं लग रहा कि आप लोग हैं कहाँ। अब आप लोग कहाँ पे हो आप लोग? चलो, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय की देखरेख में इनका क्या हुआ, बिठूर में पालन पोषण हुआ। इनके अगर विवाह की बात करें, रानी लक्ष्मीबाई के विवाह की बात करें, तो झांसी के राजा थे गंगाधर राव। कौन थे? झांसी के राजा थे, झांसी के राजा थे गंगाधर राव, झांसी के राजा थे गंगाधर राव के साथ इनकी शादी हुई, इनका विवाह हुआ। किसके साथ हुआ? झांसी 1632 में बसाई गई थी। झांसी 1632 में शहर की स्थापना की गई थी और इसी शहर के शासक बने 1850-48 के आसपास शासक बने जो आपके गंगाधर राव थे। गंगाधर राव क्या से इनकी शादी हुई, किसकी? रानी लक्ष्मीबाई की। गंगाधर राव से शादी हुई। गंगाधर राव की बहुत ज़्यादा मतलब लंबे समय तक की शादी नहीं चली, शादी नहीं कह सकते, इसे कह सकते कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ये लोग साथ नहीं रहे। कम उम्र में ही इनकी मृत्यु हो जाती है, गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद उस समय डलहौजी ने एक नीति चलाई थी, विलय नीति। क्या चलाया था? विलय नीति। एक नीति चलाई थी जिसके माध्यम से, विलय नीति कहो या हड़प नीति कहो, एक ही बात था, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति कहो इसे। इसके माध्यम से जिस भी शासक का कोई पुत्र नहीं होता था, कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, उसको ये अधिकार नहीं था कि वो किसी को गोद लें और उसको अपना उत्तराधिकारी बनाए। गोद इन्होंने भी लिया था दामोदर दास को, लेकिन अंग्रेजों ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया और 7 मार्च 1954 को 7 मार्च 1954 अर्थात 1954 को दिल्ली में झांसी को डलहौजी के द्वारा ब्रिटिश सल्तनत में मिला लिया गया, ब्रिटिश साम्राज्य में इसको मिला लिया गया। तो यह भी सवाल पूछा जाता है कि आपके जो झांसी थी उसको कब मिलाया गया? तो 7 मार्च 1854 को ब्रिटिश साम्राज्य में झांसी को शामिल कर लिया गया। अब जब ब्रिटिश साम्राज्य में इसको शामिल कर लिया गया, रानी के हाथों से झांसी को छीन लिया गया था और इधर गंगाधर राव की मृत्यु हो चुकी थी। और आपको पता है कि 1857 की क्रांति भड़की और 1857 में रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अंग्रेजों के खिलाफ रानी ने मोर्चा खोल दिया। भाई क्या कर दिया? रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और झांसी को स्वतंत्र करा लिया। झांसी को उन्होंने स्वतंत्र करा लिया, अंग्रेजों के साथ उन्होंने युद्ध लड़े और 18 जून झांसी को स्वतंत्र करा लिया। अंग्रेज इसको वापस करने के प्रयास में थे और उन्होंने रानी के खिलाफ एक अच्छी ताकत के साथ युद्ध किया और 18 जून 1858 को कब याद रखेंगे? 18 जून 1858 को रानी युद्ध लड़ते हुए ग्वालियर के पास वीर गति को प्राप्त हुई। वीर गति का मतलब युद्ध में शहीद हो गई। युद्ध लड़ते हुए 18 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई और ये प्रचलित मतलब ये कथन काफी ज्यादा प्रचलित हुआ। रानी को कहा गया अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा कि पूरी 1857 की क्रांति में कि अंग्रेजी सेना को कोई मर्द दिखा तो वो रानी थी, ऐसा स्टेटमेंट आया था। मतलब इतनी महानता के साथ, इतनी कुशलता के साथ उन्होंने 1857 की लड़ाई लड़ी कि उन्होंने एक अपनी युद्ध कौशल की अमिट छाप छोड़ी, जिससे बहुत ज़्यादा अंग्रेज प्रभावित हुए। अंग्रेजों को डरा के रख दिया था एकदम से। तो उन्हें लगा कि अगर कोई 1857 की क्रांति में अगर कोई ना मर्द दिखा तो झांसी की रानी थी, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। तो 18 जून 1858 को रानी वीरगति को प्राप्त हुई। रानी वीरगति को प्राप्त हुई। तो ये थी हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। विवाह के बाद ये रानी लक्ष्मीबाई कहलाई
उससे पहले इनको छबीली कहते थे, मणिकर्णिका कहते थे, मनु कहते थे। तो यहाँ से ये सारे सवाल पूछे जाते हैं, यहाँ से ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। झांसी को किसने मिलाया था? ह्यूरोज ने, कैप्टन ह्यूरोज ने झांसी को फिर से किस में मिला लिया? आपके दिल्ली सल्तनत में, ब्रिटिश साम्राज्य में, ब्रिटिश साम्राज्य में फिर से मिला लिया। आगे चलते हैं हम लोग। हाँ जी, तो हाँ काफी सारी एमटीएस में आया था क्वेश्चन, सारे एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। एमटीएस से लेके यूपी पीसीएस तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से, ठीक है। यूपी पीसीएस तक क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। कहाँ मृत्यु हुई बताए तो भाई ग्वालियर के पास इनकी ये वीर गति को प्राप्त होती हैं अंग्रेजों से लड़ते हुए। चलेगा। हाँ, ह्यूरोज ने ही बोली थी ये बात कि अगर कोई पूरे 1857 की क्रांति में अगर कोई से मर्द दिखा तो रानी लक्ष्मीबाई थी, ह्यूरोज ने बोली थी। बिल्कुल भाई 1854 लिखा था मैंने, 1954 कहाँ लिखा था? और तो जब 1854 लिखा था तो 1854 ही होगा, 1954 कहाँ से हो गया? 1954 लिखा था क्या मैंने? 1854 लिखा था बोर्ड पे। आप वीडियो को पीछे रिवर्स करो और फिर देख लो, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अजीजन बेगम। किसकी बात करते हैं? अजीजन बेगम। अजीजन बेगम, अजीजन बेगम की अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें? अजीजन बेगम की अगर हम लोग बात करें तो आपकी अजीजन बेगम भी अजीजन बेगम की अगर हम लोग बात करें तो अजीजन बेगम का जन्म लखनऊ में होता है। कहाँ पे होता है? लखनऊ में होता है। और 1857 की क्रांति में भी इनका भी योगदान था, इनका भी एक अभूतपूर्व योगदान था। इनके बारे में कहा जाता है कि ये वीरांगना थी, वीर महिला थी। इनका जन्म लखनऊ में हुआ, लेकिन जीवन की किसी परिस्थितियों बस इन्हें लखनऊ से पलायन करके कानपुर जाना पड़ा। कहाँ पे जाना पड़ा? पलायन करके कानपुर आना पड़ा। और कानपुर में इन्होंने नृत्यांगना का काम करना पड़ा। अपने जीवन को चलाने के लिए कानपुर में इनको नृत्यांगना का काम करना पड़ा ताकि अपने जीवन को चला सकें। इधर 1857 की क्रांति में नाना साहब ने इनसे कहा, इनकी प्रतिभा थी भाई, बहुत सारे लोग इनकी प्रतिभा से परिचित थे। इनमें महिलाओं को संगठित करने की प्रतिभा थी, युद्ध को लड़ने की प्रतिभा थी, नेतृत्व की प्रतिभा थी, अर्थात लीडरशिप की प्रतिभा थी। और इस चीज़ को बहुत सारे लोग जानते थे, इस चीज़ को बहुत सारे लोग जानते थे। तो नाना साहब ने इनसे आह्वान किया 1857 की क्रांति में कि वह उनका साथ दें। नाना साहब का 1857 की क्रांति में कानपुर का साथ दें और अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ी हों। इन्होंने क्या किया कि उनके आह्वान पर एक महिला दल बनाया जो अंग्रेज़ों से भिड़ेगा। एक महिलाओं का दल बनाया और उसकी लीडर बनी। और अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने नाना साहब के साथ मोर्चा खोल दिया, अंग्रेज़ों के दांत खट्टे किए। हालांकि पकड़ी गई 1857 की क्रांति में ही ये पकड़ी गई। और एक अंग्रेज़ अधिकारी था जिसका नाम था हैवलॉक, सर हेनरी हैवलॉक। अंग्रेज़ अधिकारी के सामने इनको प्रस्तुत किया गया। तो अंग्रेज़ अधिकारी था जिसका नाम था सर हेनरी हैवलॉक। और इनसे अजीमुल्ला खान का पता पूछा गया। इनसे कहा गया, जो हेनरी हैवलॉक था, अंग्रेज अधिकारी था, इसने इनको लालच देने की कोशिश की। कहा गया कि आप अजीमुल्ला खान का एड्रेस हमें दे दो, पता दे दो, क्योंकि इनको पता था तो हम आपको छोड़ देंगे, मारेंगे नहीं। लेकिन इन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं पता या किसी का एड्रेस, अजीमुल्ला खान क्या, मुझे किसी का अगर पता है तो मैं किसी का पता या एड्रेस नहीं देने वाली। और इनकी हत्या कर दी गई, इनकी हत्या कर दी गई उसके बाद, ठीक है। तो ये थी आपकी अजीजन बेगम, जिनका जन्म लखनऊ में होता है। लखनऊ के बाद इनको कानपुर जाके नृत्यांगना का काम करना पड़ा, जो नर्तक होते हैं उसका काम करना पड़ा। बाद में नाना साहब के आह्वान पर 1857 की क्रांति में कूदी और कानपुर के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी और एक महिलाओं का दल बनाया, उसकी लीडर बनी और उसका नेतृत्व भी किया। बाद में पकड़ी गई और अंग्रेज अधिकारी हेनरी हैवलॉक के सामने इनको प्रस्तुत किया गया, जहां पर इन्होंने किसी भी क्रांतिकारी का पता देने से मना कर दिया और उनकी हत्या कर दी गई। मना कर दिया और इनकी हत्या कर दी गई। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल, हत्या इनकी कर दी गई। आगे चलते हैं हम लोग। एक और हमारे पास महत्वपूर्ण यहाँ पे करेक्टर है और वो है बेगम हजरत महल। क्या है? बेगम हजरत महल।
इनसे भी सवाल पूछे जाते हैं। बेगम हजरत महल, एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हमारे पास, बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम हजरत महल की बात करें तो ये, हाँ, बेगम हजरत महल की बात करें तो ये अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की महारानी थी। क्या थी? अवध के अंतिम नवाब, अवध के अंतिम नवाब, कहाँ के भाई? अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की, अवध के अंतिम नवाब, ये सवाल भी पूछा जाता है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था, तो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की, वाजिद अली शाह की पत्नी थी। वाजिद अली शाह की पत्नी थी। इनको माना जाता है कि संगीत के काफ़ी प्रेमी थे। कथक का इन्होंने कथक को बहुत ज़्यादा प्रचलित किया, विकसित किया। कथक के जो जानकार थे प्रदेश के उस समय के जो संगीतज्ञ, जिन्हें कथक का ज्ञान था, उनको अपने दरबार में इन्होंने आश्रय दिया, जिनको अपने दरबार में इन्होंने आश्रय दिया। तो वाजिद अली शाह की क्या थी? ये पत्नी थी, बेगम थी। वाजिद अली शाह को क्या किया जाता है कि इनको पकड़ के और कलकत्ता की जेल में रखा जाता है। कलकत्ता में इनको बंदी बना के रखा जाता है, कलकत्ता में इनको बंदी बना के रखा जाता है। और अवध को भी क्या मिला लिया गया? अवध को भी 1853 के आसपास मिला लिया गया था इधर ब्रिटिश साम्राज्य में। और 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह छोड़ दिया। 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छोड़ दिया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में अवध का नेतृत्व किसने किया? तो नवाब तो थे उस समय के वाजिद अली शाह, लेकिन वो कैद कर रखे थे कलकत्ता की जेल में। कलकत्ता में वो उनको कैदी बनाकर रखा गया था। बेगम हजरत महल ने अवध का नेतृत्व किया और अवध को स्वतंत्र कराया। और स्वतंत्र कराने के बाद अपना इनका एक पुत्र था बिरजिस कादिर। बिरजिस कादिर को इन्होंने अवध का शासक घोषित कर दिया। बिरजिस कादिर को इन्होंने अवध का शासक घोषित कर दिया। तो बेगम हजरत महल की अगर बात करें तो इन्होंने 1857 की क्रांति में अवध का नेतृत्व किया, अवध की लड़ाई लड़ी और अवध को स्वतंत्र करा के अपने पुत्र बिरजिस कादिर को इन्होंने क्या किया? अपने पुत्र बिरजिस कादिर को इन्होंने अवध का नवाब घोषित कर दिया। ठीक है भाई, चलो हाँ, अवध को, बिल्कुल अवध को कुशासन के आधार पर एक अंग्रेज अधिकारी था जॉन आउट्रम ने यह रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अवध का जो शासन है वो वहाँ के नवाब अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं, वहाँ के नवाब अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं, क्योंकि वो इस आधार पे अवध को नहीं मिला सकते थे विलय नीति या हड़प नीति के आधार पर, क्योंकि उनका दत्तक पुत्र नहीं थे, उनके खुद का पुत्र था बिरजिस कादिर, तो उत्तराधिकारी था उस साम्राज्य का। तो इस नीति के आधार पर तो अवध को मिला नहीं सकते थे। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की अंग्रेज अधिकारी ने, जॉन आउट्रम ने, और कहा कि अवध का जो शासन है वहां का शासक सही से नहीं चला रहा है, अवध में कुशासन है, अवध की जनता वहां के शासक से दुखी है। और ऐसी रिपोर्ट बना के उसने डलहौजी के पास प्रस्तुत की और डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध को मिला लिया, किसमें? ब्रिटिश साम्राज्य को। झांसी को मिलाया विलय नीति या हड़प नीति के आधार पर। अवध में ये पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं था, इसलिए अवध को दूसरे तरीकों से। इसके बाद आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मदन मोहन मालवीय। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मदन मोहन मालवीय की हम लोग बात करते हैं। मदन मोहन मालवीय की हम लोग बात करेंगे, ठीक है, मदन मोहन मालवीय की हम लोग बात करेंगे। हाँ, पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म कहाँ पे होता है? वर्तमान के प्रयागराज में। प्रयागराज में इनका जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ? पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ प्रयागराज में। पिता के नाम की अगर बात करें तो पिता का नाम था इनका ब्रजनाथ। क्या थे? ब्रजनाथ इनके पिता का नाम था। माता का नाम था मूना देवी। माता का नाम क्या था? मूना देवी इनके माता का नाम था। ठीक है, माता का नाम मूना देवी और पिता का नाम ब्रजनाथ। माता का नाम मूना देवी। जन्म की अगर मैं बात करूं तो इनका जन्म होता है 25 दिसंबर
1861 को। कब होता है भाई? 25 दिसंबर 1861 को इनका 25 दिसंबर 1861 को इनका जन्म होता है। 1861 को ही मोतीलाल नेहरू का भी जन्म हुआ था। तो 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद में, वर्तमान प्रयागराज में पैदा होते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय, अगर इनके बारे में देखा जाए तो 1902 में पंडित मदन मोहन मालवीय संयुक्त प्रांत की, आज का जो हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में 1902 में उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के सदस्य नियुक्त किए गए। उत्तर प्रदेश की 1902 में उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के सदस्य नियुक्त किए गए। ठीक है, उस समय विधान परिषद के सदस्य नियुक्त किए गए 1902 में। कौन? आपके पंडित मदन मोहन मालवीय। साथ के साथ ये विधानसभा के सदस्य भी बने 1910 से लेके 1920 तक। 1910 से लेके 1920 तक, 1910 से लेके 1920 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय इन्होंने कई सारे स्टेटमेंट दिए, जिसमें कहा जाता है कि इनका मानना था कि देशभक्ति धर्म का ही एक अंग होता है, आपके धर्म का एक भाग होना चाहिए देशभक्ति। तो इनका कहना था कि देशभक्ति धर्म का ही एक अंग होता है, देशभक्ति धर्म का। ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जाता है कि ऐसा किसने कहा है, ऐसा किसका मानना था। तो देशभक्ति धर्म का ही एक अंग होता है, ऐसा इन्होंने प्रचलित किया है, कहा धर्म का ही एक अंग होता है, धर्म का ही एक अंग होता है। साथ के साथ इनका मानना था कि भारत की जो गरीबी है, क्या है? भारत की जो गरीबी है उसका कारण, भारतीय गरीबी का कारण भारत की निरक्षरता है। इनका मानना क्या था? भारतीय गरीबी का कारण भारतीय निरक्षरता है, अर्थात भारत में लोग पढ़े लिखे नहीं होते। अब आप ये सोचिए कि आज भी भारत की साक्षरता के आंकड़े इतने भयावह हैं। यूपी का आप देखिए कि 67-68% साक्षरता है उत्तर प्रदेश में। 67, मतलब आज भी 3 लोगों में से 1 लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनको किसी एक भाषा का ज्ञान ही नहीं है, उस भाषा को पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते। मतलब 100 लोगों में 33 लोग आज भी ऐसे हैं जो कुछ पढ़ नहीं सकते, अपना नाम किसी भाषा में नहीं लिख सकते, कोई खबर नहीं पढ़ सकते, किसी भाषा को पढ़ और लिख नहीं सकते। तो इतनी भयावह आज के समय में है, जबकि आज 2020 है, उस समय परिस्थितियां और भी खतरनाक रही होंगी। तो इनका मानना था कि भारतीय गरीबी का जो कारण है ना, भारतीय गरीबी का जो कारण है वो भारत की निरक्षरता है। भारत की क्या है? निरक्षरता, लोगों का पढ़ा लिखा नहीं होना, यही भारत की गरीबी है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने ऐसा कहा, भारत की गरीबी का कारण भारत की निरक्षरता है। और इसी गरीबी को दूर करने के लिए इन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। तो एक तरह से आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने सिर्फ स्टेटमेंट नहीं दिए, इन्होंने सिर्फ अपनी राय नहीं दी, बल्कि इन्होंने उसके लिए काम भी किया। जो इनका मानना था कि भारत की गरीबी का कारण भारत की निरक्षरता है, तो उसको कम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए उन्होंने काम भी किया। और इसीलिए इन्होंने क्या किया? 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। क्या किया इन्होंने? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की इन्होंने स्थापना की। हाँ, चलिए, हाँ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी। और मैंने बताया था ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो था 1970 में, अक्टूबर 1970 में केंद्रीय सरकार के द्वारा इसे मान्यता मिल गई। केंद्रीय सरकार के द्वारा मान्यता मिल गई, केंद्रीय सरकार के द्वारा। और 1916 में जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी तो महात्मा गांधी को भी यहाँ पे आमंत्रित किया गया था। पहली बार बनारस महात्मा गांधी इसी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन, शिलान्यास कह सकते हैं, शिलान्यास के मौके पर पहुंचे थे। और इस समय मदन मोहन मालवीय से मिले भी थे आपके
जो महात्मा गांधी थे। तो इस बात का जिक्र भी किया जाता है और कई बार सवाल भी आता है यहाँ से कि महात्मा गांधी का प्रथम बनारस का दौरा कब हुआ था। तो जब इस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, इसका शिलान्यास जब किया गया था, तो इनको भी आमंत्रित किया गया था और ये बनारस आए थे। बनारस, अहमदाबाद से बनारस पहुंचे थे। एक यहाँ पे मेरे से शायद गलती हो गई, मैं नीचे करता हूँ इसको, हाँ नीचे करता हूँ इसको, कहाँ पे, ये केंद्रीय विधानसभा होगी। यहाँ पे क्या होगा, 1910 से लेकर 1920 तक केंद्रीय विधानसभा की स्थापना की गई। केंद्रीय विधानसभा के सदस्य रहे, ठीक है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी आपकी, उसको करेक्ट कर लेंगे, केंद्रीय नहीं लिखा मैंने वहाँ पे। तो ये जो केंद्रीय विधानसभा थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, इसके पहले अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल बने थे। विट्ठल भाई पटेल पहले भारतीय अध्यक्ष बने थे। तो उसी केंद्रीय विधानसभा के सदस्य रहे थे, जिसमें सरदार भगत सिंह ने बम फेंका था और कहा था कि हमारा जो उद्देश्य था इस बम को फेंकने का, वो किसी को मारना नहीं था, हम लोग जो बहरे लोग बैठे हैं विधानसभा के अंदर, उनको कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। तो इसी केंद्रीय विधानसभा में क्या किया गया था, इनके द्वारा बम फेंका गया था। बम तो हालांकि बाद में फेंका गया, उससे पहले 1910 से लेकर 1920 तक आपके पंडित मदन मोहन मालवीय इसके सदस्य रहे थे। तो इसको आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। ये केंद्रीय विधानसभा थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की विधानसभा या फिर किसी स्टेट की विधानसभा की स्थापना 1935 के बाद हुई थी। उनमें विधान परिषद तो बनाई गई थी, लेकिन विधानसभाएं नहीं थी, 1935 के बाद थी। तो चलेगा, आगे चलते हम लोग, हाँ आगे चलते हम लोग। तो 1917, हाँ 1917 को इसके केंद्रीय सरकार के द्वारा क्या मिला, इसे मान्यता प्राप्त हो गई। पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में कहा जाता है कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसमें महात्मा गांधी भी गए थे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ये शामिल भी हुए थे। इसमें अंबेडकर साहब थे, तेज बहादुर सप्रू थे, महात्मा गांधी थे, मदन मोहन मालवीय थे, आदि सभी लोग थे। तो सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भी ये शामिल हुए थे, राउंड टेबल समिट। तो लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी शामिल हुए थे। क्या हुए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए आपके पंडित मदन मोहन मालवीय। इस बात को भी आप याद रखेंगे। 12 नवंबर 1946 को इनकी मृत्यु हो जाती है। 12 नवंबर 1946 को इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, याद रखेंगे। 12 नवंबर 1946, 25 दिसंबर 1861 को जन्म हुआ इनका, 12 नवंबर 1946 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके कई सालों बाद, कई सालों का मतलब है यहाँ पे लगभग 69 सालों के बाद 2015 में, 69 सालों के बाद 2015 में मरणोपरांत अर्थात पोस्ट थॉमस मरणोपरांत इनको क्या दिया जाता है, भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। इसमें कई सारे क्वेश्चन कवर हो गए, ढेर सारे क्वेश्चन कवर हो गए, ठीक है। तो भारत रत्न से इनको सम्मानित किया जाता है 2015 में। मृत्यु के लगभग कितने साल हो जाते हैं, 69 साल के आसपास, ठीक है। 50, 15, 65 और 4, 69 सालों के बाद इनको मरणोपरांत भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। मुझे पता नहीं आज आप लोग कहाँ चले गए हैं, कहाँ चले गए भाई। आगे चलते हैं हम लोग। आगे आता है एक और हमारे क्रांतिकारी थे जिनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल। बिस्मिल एक उर्दू शब्द है, और इनका जो उर्दू उपनाम था या उर्दू सरनेम था, इसका मतलब होता है कि एक आत्मिक रूप से घायल व्यक्ति। बिस्मिल का मतलब होता है आत्मिक रूप से जिसकी आत्मा घायल हो जाए, आत्मिक रूप से घायल व्यक्ति। बिस्मिल का मतलब होता है आत्मिक रूप से घायल व्यक्ति, ठीक है। इनके और भी कई नाम थे। अज्ञात इनको कहा जाता था, अज्ञात के साथ साथ राम इनको कहा जाता था, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल इनका नाम थे। तो ये कवि भी थे, साथ में इतिहासकार या लेखक भी थे, साथ में साहित्यकार भी थे साथ में, इसीलिए इनके कई सारे नाम थे। बिस्मिल इनका सरनेम था, इसका मतलब होता है आत्मिक रूप से घायल व्यक्ति।
अज्ञात इनका सरनेम था, या कह सकते हैं कि इनका पेन नेम था, और राम इनका पेन नेम था। मतलब जो कलम, मतलब जब साहित्यकार का काम करते थे, लेखक थे, उस समय इनको क्या कहा जाता था, अज्ञात या राम या बिस्मिल। बिस्मिल इनका सरनेम था। ठीक है, समझ नहीं आया? क्या नहीं आया समझ भाई? चलिए आगे चलते हैं, अभी मैंने समझा है क्या है, आगे चलते हैं, चलेगा। इनके बारे में मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। इनके बाबा नारायण दास, इनके बाबा कौन थे? नारायण लाल। तो नारायण लाल की अगर हम लोग बात करें तो इनके जो बाबा थे वो मध्य प्रदेश के मुरैना में निवास करते थे। मुरैना के पास एक वरवारी छोटा सा गांव था, यहाँ पर निवास करते थे। वहां से ये लोग पलायन करके उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में आ गए, और कहा जाता है कि शुरुआत में इनके जो बाबा थे उन्होंने 3 रुपये मासिक की नौकरी एक अनार की दुकान पे की। उससे इनका खर्चा नहीं चला, कई दो बच्चे भी थे, 2 बेटे थे इनके, उससे इनका खर्चा नहीं चला। तो और साथ के साथ ये मतलब पंडित का काम भी करते थे, तो समाज में इनकी एक अच्छी जान पहचान भी हो गई थी। तो समाज के लोगों ने इनको एक स्कूल में नौकरी दिलवा दी। किसको? इनके बाबा नारायण लाल को एक स्कूल में नौकरी दिलवा दी, और वहाँ पर इन्होंने 5 रुपये महीने की नौकरी करी। हालांकि उसको भी छोड़ा, और मतलब जो छुट्टे चेंज होता है उसको बेचने का काम किया। वहाँ से इनको ज़्यादा अर्निंग हुई। उसके बाद इन्होंने अपना घर स्थापित किया शाहजहाँपुर में। और जो उनके बड़े पुत्र थे, जिनका नाम था क्या? इनके बड़े पुत्र मुरलीधर, और मुरलीधर का ही पुत्र थे आपके कौन? मुरलीधर, नारायण लाल के बड़े पुत्र मुरलीधर, और मुरलीधर के ही पुत्र थे राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। तो इनके पैतृक गांव की अगर हम लोग बात करें तो पैतृक गांव था इनका मुरैना में वरवारी। ठीक है, मुरैना में वरवारी। तो मुरलीधर इनके पिताजी का नाम, मुरलीधर इनके पिता का नाम, माता का नाम था मूलमती। माता का नाम क्या था? मूलमती इनके माता का नाम था। हाँ, मूलमती इनके माता का नाम था। मूलमती इनके माता का नाम था। और इनके अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म होता है 11 जून 1897 को। 11 जून 1897 को शाहजहाँपुर में इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है? प्रदेश का ऐतिहासिक नगर शाहजहाँपुर में राम प्रसाद का जन्म होता है। राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म होता है। और जन्म के बाद शिक्षा दीक्षा के साथ ये एक अच्छे कवि बन गए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दम कितना बाजुए कातिल में है। तो ये जो लाइन थी, फेमस लाइन इन्हीं की थी। तो कवि बने, साहित्यकार बने, लेखक बने। कई सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी, और लगभग माना जाता है कि इनके जीवन की लगभग 11 पुस्तकें इन्होंने लिख के उनको सेल किया। 11 पुस्तकें लिखी और उनको बेचा, और बेचने से जो इनको पैसा मिलता था, पुस्तकों को बेचने से जो इनको जो पैसा मिलता था, उससे ये हथियार खरीदते थे। क्या करते थे? उन पुस्तकों के पैसे से हथियार खरीदते थे। हालांकि इनकी 11 की 11 पुस्तकें जब्त कर दी गई, उन पर बैन लगा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। वो नहीं चाहते थे कि ये पुस्तकें बेच के धन इकट्ठा करें और हथियारों को खरीदें। तो लगभग सारी पुस्तकों पर इनके बैन लगा दिया। जहाँ कहीं भी कोई पुस्तक बेचता तो उनको जब्त कर लिया जाता था। लेकिन कैसे भी बहुत तेज दिमाग थी राम प्रसाद बिस्मिल, बहुत तेज प्रतिभा थी, बहुत ज़्यादा। तभी तो छोटी सी उम्र में लेखक भी बने, कवि भी बने, साहित्यकार भी बने, और बहुत अच्छे क्रांतिकारी भी बने। अंग्रेजों को परेशान किया बहुत बार। मैनपुरी षड्यंत्र केस में भी शामिल रहे थे। मैनपुरी षड्यंत्र केस में भी शामिल रहे थे। ये मैनपुरी षड्यंत्र केस था। इनके एक बड़े भाई थे जिनको फांसी की सजा कर दी गई, जिनको फांसी की सजा सुना दी गई। और उसके बाद इन्होंने तय किया कि अब मैं ही अंग्रेजों का समूल नाश करूंगा और अंग्रेजों को समूल नष्ट करूंगा। इसके लिए इन्होंने एक मातृवेदी नामक संस्था बनाई। क्या किया? इन्होंने एक मातृवेदी नामक संस्था बनाई, और इस संस्था के लिए फंड जुटाने के लिए इन्होंने डकैतियां करना शुरू किया। जून 1918 में इन्होंने डकैती डाली, और सितंबर 1918 में 2 डकैतियां डाली, लेकिन किसी में ये पकड़े नहीं गए। यहाँ पर इन्होंने 3 डकैती डाली और यहाँ से धन इकट्ठा किया, और उसके बाद अपना जो इनका संगठन था मातृवेदी,
मातृवेदी जो संगठन था जिसका उद्देश्य था कि अंग्रेजों को समूल नष्ट करना, अंग्रेजों को उखाड़ फेंकना है, उसके लिए धन जुटाते थे, पैसा इकट्ठा करते थे। इसी को मैनपुरी षड्यंत्र कहा गया। उसके बाद ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी बने। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी बने। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी बने। इसकी स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर में की थी 1924 में। इसके सदस्य भी बने। और इसके साथ साथ अगस्त 1925 के काकोरी कांड, अगस्त 1925 के काकोरी कांड में भी शामिल रहे। काकोरी कांड था कि इनको जब पैसे की ज़रूरत थी, धन की ज़रूरत थी, इनका एक संगठन था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना 1928 में दिल्ली में। भगत सिंह के साथ मिलकर इन्होंने, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बनाया था। फिर तो अगस्त 1925 में इन्होंने क्या किया कि लखनऊ के पास एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है काकोरी गांव के आसपास, काकोरी, इस पर एक मालगाड़ी जा रही थी जिसमें काफ़ी सारे हथियार थे और काफ़ी सारा खजाना था। सहारनपुर से लखनऊ की तरफ, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मालगाड़ी कौन से ट्रैक पर थी, सहारनपुर टू लखनऊ, कानपुर टू लखनऊ, या कोई दूसरा और नाम लिख दिया जाएगा तो ये पूछा जाएगा। तो ये याद रखेंगे, सहारनपुर टू लखनऊ। सहारनपुर में उस समय हथियार की फैक्ट्री हुआ करती थी। तो यहाँ से एक ट्रेन जा रही थी मालगाड़ी जिसमें हथियार रखे थे काफ़ी। इन्होंने काकोरी में 9 अगस्त 1925 की रात की बात है, इन्होंने काकोरी में उस ट्रेन को रोका और वहाँ से सारे जो हथियार वगैरह थे, जो खजाना था जो उन्हें मिला, वहाँ से सारा लूट लिया। बाद में इसके दोषी पाए गए और इनको फांसी की सजा दे दी गई। इनको क्या कर दिया गया, फांसी की सजा सुना दी गई और इनको 19 दिसंबर 1927 में क्या कर दिया गया, 19 दिसंबर 1927 को फांसी की सजा सुना दी गई। क्या फांसी की सजा सुनाई नहीं गई बल्कि फांसी लगा दी गई। इनको 19 दिसंबर 1927 को फांसी लगा दी गई। क्वेश्चन ये पूछा जाता है किस स्थान पर फांसी लगा दी गई, तो वो थी गोरखपुर की जेल। इससे पहले इनको लखनऊ की जेल में रखा गया था। लखनऊ की जेल का सेल नंबर 11 में इनको रखा गया था। इनके अन्य कई साथी वहां पर थे, लेकिन वहां से इनको शिफ्ट किया गया गोरखपुर की जेल में और वहां पर इनको फांसी दे दी गई। तो गोरखपुर की जेल में इनको फांसी दे दी गई। तो ऐसे थे हमारे राम प्रसाद बिस्मिल साहब। ठीक है, हाँ, 1925 में काकोरी कांड, 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर में इनको फांसी लगा दी गई। तो इनको आपने समझा। आगे चलते हैं, एक और इम्पोर्टेंट थे हमारे पास चित्तू पांडे। जो इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे करा रहा हूँ आपको, ठीक है। एक है चित्तू पांडे। चित्तू पांडे का अपने आप में एक विशेष महत्व है। चित्तू पांडे की अगर बात करें तो ये बलिया के एक स्थानीय नेता थे। बलिया के एक स्थानीय कांग्रेसी नेता थे। क्या थे? बलिया के एक स्थानीय कांग्रेसी नेता थे। बलिया के स्थानीय कांग्रेसी नेता थे, ठीक है, नेता थे। हुआ क्या कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जा रहा था, 1942 में 1947 में भारत छोड़ो आंदोलन जब चलाया जा रहा था, उस समय ये अति सक्रिय हुए अपने कुछ सदस्यों के साथ भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में अपने समूह के कुछ लोगों के साथ सक्रिय हुए और इन्होंने बलिया की जेल पर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? बलिया की जेल पर आक्रमण कर दिया। अपने सभी साथियों को मुक्त करा लिया और बलिया में जो अधिकारी थे, अंग्रेजी अधिकारी थे, उनको बंदी बना लिया और बलिया को स्वतंत्र करा लिया। 1942 में बलिया को इन्होंने स्वतंत्र करा लिया। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि बलिया को 1942 में स्वतंत्र कराने वाले क्रांतिकारी का क्या नाम था? जो क्रांतिकारी थे चित्तू पांडे, जो कि कांग्रेस या स्थानीय नेता थे। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय जेल पर आक्रमण किया और जेल से अपने कुछ साथियों को छुड़ाया और अंग्रेज अधिकारियों को यहाँ पे उन्होंने बंदी बनाया और बलिया पे अपने शासन किया। बलिया को आज़ाद घोषित कर दिया इन्होंने। बलिया को इन्होंने क्या कर दिया? आज़ाद घोषित कर दिया। चलिएगा, 1942 में बलिया पर इन्होंने आक्रमण किया। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। आगे एक और इम्पोर्टेंट नाम है हमारे पास प्रदेश का, लाल बहादुर शास्त्री। क्या है? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री की अगर हम लोग बात करें तो इनका जन्म होता है 2 अक्टूबर
जन्म कब होता है इनका? 2 अक्टूबर। कब होता है इनका? इनका जन्म होता है 2 अक्टूबर 1904 को। 2 अक्टूबर 1904 को इनका, 2 अक्टूबर 1904 1904 को इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है? एक जगह है मुगल सराय, मुगल सराय, मुगल सराय, ठीक है, जिसके मुगल सराय चंदौली डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है भाई? चंदौली डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है मुगल सराय, जहाँ पर एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। इसका नाम भी बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया है। क्या कर दिया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया है, क्योंकि इनकी पंडित दीनदयाल उपाध्याय को मुगल सराय रेलवे स्टेशन के आसपास ही मृत अवस्था में पाया गया था। रेलवे स्टेशन पे संदिग्ध रूप से इनको मृत पाया गया था वहाँ पर, इसीलिए इनके नाम पर ही वहाँ के रेलवे स्टेशन का नाम रख दिया गया। तो 2 अक्टूबर 1904 को इनका जन्म होता है मुगल सराय में। कहाँ पर होता है? मुगल सराय में। 1921 में पिताजी की कम उम्र में ही मृत्यु हो गई थी, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी, बचपन में ही इनके पिताजी गुजर गए थे। 1921 में ही जैसे तैसे इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। 1921 में गांधी जी से प्रेरित हुए। 1921 में गांधी जी से प्रेरित हुए, भारत की आज़ादी के लिए भारत के आंदोलनों में कूद पड़े। 1921 में गांधी जी से प्रेरित हुए और भारत की आज़ादी के आंदोलनों में कूद पड़े। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपके लाल बहादुर शास्त्री थे वो भारत के स्वतंत्रता आंदोलनों में कब शामिल हुए? तो 1921 में महात्मा गांधी के बारे में इन्होंने सुना और महात्मा गांधी से प्रेरित हुए कि कोई एक शख्स है जो इतना विद्वान है और हर संभव प्रयास कर रहा है देश की आज़ादी के लिए, जो अहिंसा नहीं करते हुए भी देश को आज़ादी दिलाने का सपना देखता है। लाल बहादुर शास्त्री भी हिंसक नहीं थे। लाल बहादुर शास्त्री काम भर का एग्रेसिव था, उनमें काम भर का एग्रेसिव था और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। एग्रेसिव भी थे वो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गांधी जी की तरह शांत स्वभाव के थे। लाल बहादुर शास्त्री के स्वभाव की यही विशेषता रही थी कि वो एग्रेसिव भी थे। एग्रेसिव होते थे जब जरूरत होती थी, जैसे कि अब यहाँ पे गुस्सा दिखानी है, गुस्सा से काम चलेगा, तो वो भी था उनके स्वभाव में, और शांत स्वभाव के व्यक्ति भी थे लाल बहादुर शास्त्री। 1921 में क्या होता है? आपके स्वतंत्रता आंदोलनों में कूद जाते हैं। 1951 में कांग्रेस के महामंत्री बनते हैं। 1951 में जब देश आज़ाद हो जाता है, कांग्रेस के महामंत्री बनते हैं। कांग्रेस के महामंत्री बनते हैं और आप सबको पता होगा, हाँ, जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद, जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद 9 जून 1964 को देश के प्रधानमंत्री बने। देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने, एक तरह से तीसरे भी मान सकते हैं, क्योंकि उनसे पहले 27 मई से लेके 9 जून तक एक और भारत के प्रधानमंत्री रह चुके थे, गुलजारी लाल नंदा। कौन रह चुके थे? गुलजारी लाल नंदा। तो 9 जून 1964 को भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। इनके नेतृत्व में भारत ने 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध जीता। 1965 में इनके नेतृत्व में भारत पाकिस्तान युद्ध जीता भारत ने, और उस विजय का श्रेय आपके लाल बहादुर शास्त्री को जाता है। इस युद्ध के समय उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जय जवान जय किसान का नारा। तो इसी युद्ध के दौरान इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया। जय जवान जय किसान का नारा भी दिया। हाँ जी, 11 जनवरी 1966 को उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में होते हैं। ताशकंद समझौता करने गए थे। उज्बेकिस्तान की राजधानी 11 जनवरी 1966 को उज्बेकिस्तान की राजधानी में होते हैं। कहाँ पे? ताशकंद में, जहाँ पर इनकी अज्ञात कारणों से मृत्यु हो जाती है। रीज़न का पता नहीं है कैसे क्या मृत्यु हो गई इनकी, तो ताशकंद में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर मृत्यु हो जाती है? ताशकंद में इनकी मृत्यु हो जाती है। भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी भारत के बाहर मृत्यु हुई। पद पर रहते हुए तो इनसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी की हो चुकी थी, लेकिन भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री अब तक के जिनकी प्रधानमंत्री रहते हुए भी मृत्यु हुई, लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री जिसकी मृत्यु भारत के बाहर हुई, जिसकी मृत्यु भारत के बाहर हुई। हाँ जी, 11 जून 1966 को 11 जून 1966 को इनकी मृत्यु हुई। और इसके बाद फिर से 11 जून नहीं है, 11 जनवरी है।
11 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु हुई। और इसके बाद फिर से भारत के राष्ट्रपति कौन थे उस समय? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा को बना दिया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा को बना दिया जाता है। हालांकि कुछ दिन बाद, लगभग 12-13 दिन के बाद, भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बन जाती हैं। 24 जनवरी 1966 को भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बन जाती हैं। इसके आगे हम लोग, हाँ जी, आदित्य कह रहे हैं भाई कि सर मैं पीएससी ट्रेनिंग पर हूं बट आपकी क्लास लेना नहीं भूलता। शाबाश, गजब। तो हाँ, इंदिरा गांधी जी। आज हमने कई सारे लोगों के बारे में देखा। कल भी हमारे पास बहुत सारे लोग होंगे जिनके बारे में जानना जरूरी होता है। किसका जन्म कहाँ पर हुआ, उनके जीवन की कुछ विशेषताएं होती हैं, उनको जानना जरूरी होता है। एक इम्पॉर्टेंट कि अगर आप में से कोई भी भाई DRDO, MTS या दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का किसी ने फॉर्म भरा है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का अगर किसी ने फॉर्म भरा है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का अगर किसी ने फॉर्म भरा है, तो सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, एक क्लास होती है 11 बजे एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर पर, 11 AM एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर पर एक क्लास होती है। उस क्लास को सभी विद्यार्थी ज्वाइन करेंगे। 11 AM पर एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर पे एक क्लास होती है, सभी विद्यार्थी उस क्लास को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो कैसी रही आज की क्लास, इस बारे में ज़रूर बताएंगे। क्लास को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। एक इंपॉर्टेंट, आप लोग सभी यूपी पुलिस की तैयारी या यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग एक इंपॉर्टेंट जानकारी सुन के जाएंगे। आपके लिए क्लास होती है 6 बजे से 6:30 बजे तक पॉलिटी की, जो कि राजस्थान पटवार में चलती है। मैं आपको कई बार बोल चुका कि जब आपका एग्जाम आ जाएगा सर पे, तो आप पॉलिटी फिर नहीं पढ़ पाओगे, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट वहाँ पे पढ़ने होंगे। तो अभी से आपकी क्लास चले, मैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड फॉर यूपी कांस्टेबल एंड यूपी पुलिस को लेके चल रहा हूँ वहाँ पर। UPSI, यूपी कांस्टेबल को मैं टारगेट करके चल रहा हूँ 6 बजे वाली क्लास में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं यूपी पुलिस के भी, राजस्थान के तो कम आते हैं, यूपी पुलिस के भी बहुत सारे बच्चे आते हैं। तो आप लोग उस क्लास को ज्वाइन क्यों नहीं करते, मुझे बताओ, वादा करके जाओ कल कौन कौन वहाँ पे 6 से 6:30 बजे की क्लास में मिलेगा। वहाँ पे मैं कल एक इंपॉर्टेंट चैप्टर कराने जा रहा हूँ, संसदीय सदस्यों के विशेषाधिकार। संसदीय सदस्यों के विशेषाधिकार, जहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नहीं तो मैं कल बताऊंगा कि यूपी पुलिस में कौन कौन से सवाल उस चैप्टर से और उस पॉलिटी के पूछे जाते हैं। तो मुझे बताओ, हाँ आते हैं बहुत सारे लोग, जैसे कि जन्मेजय सिंह हैं जो अभी यहाँ बता रहे हैं, मुझे मिलते हैं वहाँ पे। तो कौन कौन आएगा वहाँ पे कल, हाँ कौन कौन आएगा वहाँ पे, ठीक है। 6 से 6:30 बजे राजस्थान पटवार की क्लास, राजस्थान पटवार के नाम से क्लास होती है, उसमें पॉलिटी आप लोग पढ़ सकते हैं आके, क्योंकि आप लोग सिर्फ बहाना बनाना आता है और कुछ आपको आता नहीं है। आज मैंने वहां पे एक सवाल पूछा था, सबने गलत बताया, तो इतना ज़्यादा खराब लगा कि इतना पढ़ने के बाद भी आप लोग सब गलत बता रहे हो। मैंने पूछा संविधान संशोधन विधेयक को राज्यसभा कितने समय तक रख सकती है अपने पास, तो कह रहे हैं 14 दिन, कोई कह रहा है 6 महीने, मतलब कुछ भी बोल रहे थे वहां पे। तो आप चीज़ों को सीखो, और मुझे लगता है आप भी वही करो, क्योंकि आपको पता नहीं है। चलिएगा, हाँ, तो मुझे उम्मीद है कल आप सभी लोग वहां पर आएंगे, सभी लोग कल वहां पर उपस्थित होंगे, और होना भी चाहिए आपको। क्या होना चाहिए? होना भी चाहिए। तो कल सभी लोग 6 से 6:30 बजे की क्लास में मिलेंगे। तो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे सभी, और सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, एग्जामपुर एंड एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर, टेट एंड टीचिंग बाय एग्जामपुर। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।